नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वर्मा। मैं कानून की पाठशाला में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैंने मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में पिछली बार बताया था, जो धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में था। आज मैं आगे बताना चाहूँगा आर्टिकल 29 और 30 के बारे में, जो कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट देते हैं। अनुच्छेद 29 कल्चर के संबंध में है, जिसको हर व्यक्ति को अपना कल्चर संस्कृति संरक्षण करने का अधिकार है। और आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक वर्ग को भाषा अथवा संस्कृति के आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं उनको भी अपने शैक्षणिक संस्था स्थापित करने चलाने के अधिकार दिए गए हैं। उसके संबंध में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 29 कहता है, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रेजाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग ए डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम and no citizen shall be denied admission to any educational institution maintained by the state or receiving aid out of state fund on the ground only of religion, race, caste, language or any of them। यानी भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग का निवासी नागरिक को यह अधिकार है कि वह अगर उसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृत है, उसे बनाए रखने का। यानी भाषा, लिपि और संस्कृति। लिपि यानी जो स्क्रिप्ट, तो भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षण करने का अधिकार हर नागरिक को, जो भारत के नागरिक हैं, किसी भी क्षेत्र में रहते हैं, उनको है। राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। यानी राज्य के द्वारा पोषित है या राज्य निधि से सहायता प्राप्त है कोई भी एजुकेशनल संस्थान, यानी शैक्षणिक संस्थान, तो उसमें किसी भी नागरिक को प्रवेश से केवल जात, धर्म, भाषा, मूल वंश या इनमें से किसी एक के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए ये जो अनुच्छेद 29 है, एक तरह से अपनी एक अलग भाषा, लिपि, संस्कृति वाले किसी भी व्यक्ति को इसे संरक्षित करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 30 कहता है, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। यानी सभी अल्पसंख्यक किस आधार पर, एक तो भाषा के आधार पर और दूसरा भाषा के आधार पर और दूसरा है धर्म के आधार पर। ये दो आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्ग को यह अधिकार है कि वह शैक्षणिक संस्था अपने इच्छा अनुसार, अपने चॉइस के बनाए और उसको चलाएं। अनुच्छेद 30 में ही यह भी बताया गया है कि अगर कोई ऐसी कानून सरकार, राज्य बनाती है जिसके द्वारा कंपलसरी अर्जन करना है किसी प्रॉपर्टी का जो शैक्षणिक संस्था है और वह माइनॉरिटी द्वारा स्थापित व प्रशासित है, तो उसके लिए राज्य को ये निर्देश है कि स्टेट शैल इंश्योर दैट द अमाउंट फिक्स्ड बाई आर डिटरमिन्ड अंडर एनी सच लॉ फॉर एक्विजिशन ऑफ सच प्रॉपर्टी इज सच एज वुड नॉट restrict or abrogate the right guaranteed under that clause। and next कहता है, state shall not in granting aid to educational institution discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of minority whether based on religion or language।
यानी धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार तो है ही इस अनुच्छेद 30 में। इसके साथ साथ ये भी है कि किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्थान की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड के अधीन प्रत्याभूत अधिकार निर्बंधित या निराकृत न हो जाए। यानी जब किसी ऐसी शिक्षण संस्था जो कि अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा चलाई जा रही है उसको राज्य कभी अर्जित कर लेता है, एक्वायर करता है कुछ कंपलसरी, तो उसके लिए यह आवश्यक है कि इतनी संपत्ति उसका मुआवजा उस संपत्ति का इतना मुआवजा दे जिससे कि जो ये अधिकार दिए गए हैं अल्पसंख्यक समुदाय के अपने शिक्षण संस्थान चलाने और स्थापित करने के, वह बाधित न हों और वह बरकरार रखें। आगे ये भी है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगी कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है। यानी जब शिक्षण संस्थाओं को राज्य कोई फाइनेंशियल एड वित्तीय सहायता देती है तो इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि वह अल्पसंख्यक समुदाय के प्रबंधन में धर्म या भाषा के आधार पर आधारित किसी अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है। इस तरह अनुच्छेद 29 और 30 संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ धार्मिक और भाषाई दो आधारों पर जो अल्पसंख्यक हैं उनको अपनी शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने, उसे चलाने का अधिकार इस अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए हैं। और जब भी किसी शिक्षण संस्था की जो कि भाषा अथवा धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा चलाई जा रही है उसके अधिग्रहण की बात आती है तो उसको पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा, ना कि ऐसा कोई कानून बनाया जाएगा जो कि उसके उद्देश्य को ही असफल कर दे। यहाँ अल्पसंख्यक कौन है इसका तो अनुच्छेद 30 में दो ही चीज़ें हैं, एक भाषा के आधार पर और एक धार्मिक आधार पर। लेकिन जब अल्पसंख्यक समुदाय की श्रेणियों को परिभाषित किया जाता है तो सरकार द्वारा इस शब्द का कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं दी गई है। यहाँ अल्पसंख्यक अधिनियम माइनॉरिटी एक्ट की धारा 2C उल्लेखनीय है। इसमें यह प्रावधान है, इसमें 5 धर्मों को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में मान्यता दी गई है। और वह 5 समुदाय कौन से हैं जिनको धर्म के आधार पर मान्यता दी गई है? वह है मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी। इस तरह धार्मिक आधार पर केवल 5 समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में बताया गया है। ये तो हुआ अनुच्छेद 29 और 30। अब मैं शार्ट में अनुच्छेद 31 A, B और C के बारे में बताना चाहता हूँ। इसके बारे में ढेर सारे भ्रम पैदा हो रहे हैं, कहीं वायरल हो रहे हैं कि अनुच्छेद 31 में ये है किसी धर्म के बारे में है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अनुच्छेद 31 जो कंपलसरी प्रॉपर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी का प्रावधान था वो समाप्त हो चुका है। अनुच्छेद 31A 31A में है जो कुछ कानूनों को संरक्षित करती है जो कि फंडामेंटल राइट के कुछ प्रावधान के विपरीत होने पर भी। तो पहला अनुच्छेद 31A है जो ये बताता है कि किसी बात के अनुच्छेद 13 में होते हुए भी, अनुच्छेद 13 है कि कोई भी संविधान यानी कोई कानून जो कि फंडामेंटल राइट यानी अनुच्छेद 12 लगायत 35 के विपरीत होंगे वो शून्य होंगे। लेकिन ये जो भू अर्जन के संबंध में उसमें कुछ कानून ऐसे बनाए जा सकते हैं जो कि अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14
के विपरीत होने पर भी उनको संरक्षित किया गया है और ऐसे कानून बनाए जा सकते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति लोकहित में अगर जरूरी है तो उसका अर्जन किया जा सकता है। किसी इसमें प्रावधान है कि किसी संपदा के या उसमें किसी अधिकारों के राज्य द्वारा अर्जन के लिए किन्हीं ऐसे अधिकारों के निर्वापन या उसमें परिवर्तन के लिए किसी संपत्ति के प्रबंधन लोकहित में या उस संपत्ति का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कुछ अवधि के लिए राज्य द्वारा ले जाने के लिए दो या अधिक निगमों यानी कॉरपोरेशंस को लोकहित में या उन निगमों में से किसी का उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सम्मेलित करने के लिए निगमों के प्रबंधक अभिकर्ताओं, सचिवों, कोषाध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों, प्रबंधकों के किन्हीं अधिकारों या उनके शेयरधारकों के मत के लिए किन्हीं अधिकारों के निर्वापन या उसमें परिवर्तन के लिए या किसी खनिज या खनिज तेल की खोज करने या उसे प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किसी करार, पट्टे, अनुज्ञप्ति के आधार पर प्रोद्भूत होने वाले किन्हीं अधिकारों के निर्वापन या उसमें परिवर्तन के लिए या ऐसे किसी करार, पट्टे, अनुज्ञप्ति को समय से पहले समाप्त करने या रद्द करने के लिए उपबंध करने वाली विधि इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी कि वह अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उसे छीनती या न्यून करती है। परंतु ऐसी विधि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा अगर बनाई जाती है तो उसको राष्ट्रपति के सहमति के लिए रिजर्व रखा जाएगा और सहमति प्राप्त होने पर ही लागू होगी। इसी में यह भी प्रावधान है कि कोई भी विधि जो राज्य द्वारा अर्जन के लिए उपबंध करती है संपत्ति के किसी भी संपदा के अर्जन के लिए यानी लैंड एक्विजिशन जैसे होते हैं, उसके लिए कोई भी कानून है तो जहां वो उसमें वेस्ट कोई भी भूमि किसी व्यक्ति की अपनी जोत यानी जो सीलिंग है उसके सीमा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की भूमि है, भूमि से लगी हुई कोई भूमि है, उस पर कोई स्ट्रक्चर है, तो उसको जब एक्वायर करेंगे तो इस आवश्यक है कि इतनी उसका मुआवजा हो जो कि मार्केट वैल्यू से कम ना हो। मार्केट वैल्यू में जो मुआवजा होता उससे कम नहीं होना चाहिए, अन्यथा ऐसी कोई लैंड एक्विजिशन के कानून नहीं बनाए सकते। 13B में है यह कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण करता है। इसमें अनुच्छेद 31 का जो लैंड एक्विजिशन से संबंधित लैंड या एक्विजिशन से संबंधित दो कंपनियों को मिलाने के संबंधित उनके अधिकारों को कम करने के संबंध में खनिज संपदा के संबंध में जो हमने बताया, उसके साथ साथ ये भी प्रावधान है कि कोई भी कानून जो या नियम अधिनियम जो कॉन्स्टिट्यूशन के 9वीं अनुसूची में होए उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता और वह उस पर कोई भी उसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती और कोई किसी भी न्यायालय या अधिकरण का किसी प्रतिकूल निर्णय, डिग्री, आदेश होते हुए भी ऐसे अधिनियम और विनियम में से उसे निरसित, संशोधित करने की किसी सक्षम विधानमंडल के शक्ति के अधीन रहते हुए प्रभुत्व बना रहेगा। जो पहले से है वो भी लागू बना रहेगा, जो अनुसूची 9th में है। 31 बताता है कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाले विषयों के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में कुछ नीति निर्देशक तत्व दिए गए जो एक तरह से गाइडलाइन है सरकार के लिए जब कानून बनाने के लिए। तो उसके विपरीत इसके फंडामेंटल राइट के कुछ प्रावधान के विपरीत अनुच्छेद 14 और 19 के विपरीत होते हुए भी अगर नीति निर्देशक के तत्व को प्रभावी करने के लिए कोई कानून बनाया गया है तो वह विधि मान्य होगा और उस कानून में केवल यह लिखा जाना
कि यह नीति निर्देशक तत्व या उसमें से किसी को प्रभावी करने के उद्देश्य से यह कानून बनाया गया है, यह पर्याप्त होगा और इस डिक्लेरेशन को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इस तरह धारा 31A, B और C संक्षेप में मैंने बताया। अब मैं निवेदन करूंगा कि मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह पूरी तरह फ्री है, कोई भी सब्सक्राइब कर सकता है। लाइक करें, शेयर करें और आने वाले जो अनुच्छेद 32 के बारे में और अनुच्छेद 226 के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगर लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, जय संविधान।